नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी हम लोग आ गए हैं कोल्हुआ में, जो वैशाली में है। और वैशाली में जितने भी अवशेष हैं सब यहीं से मिले हैं। खास करके बौद्ध स्तूप के बारे में या महात्मा बौद्ध के बारे में जो भी रिसर्च किए गए हैं, जो भी अवशेष मिले यहीं से मिले हैं। यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पक्का जलाशय था यहाँ पे। मनौती स्तूप था, लघु मंदिर प्रकाश में थे इनके, यानी यहाँ पे जो खुदाई हुआ उसमें मिले थे काफ़ी सामान। ये जो स्थान है वो बुद्ध के मधु अर्पित करने की घटना का प्रतीक है। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पे बौद्ध स्तूप है और साथ में अशोक स्तंभ है, जिसके बारे में अक्सर इतिहास में पढ़ा जाता है। देखा जाता है कि अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वहीं अशोक स्तंभ के पास समाये हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो बौद्ध स्तूप है, यहाँ पे भिक्षुनियों के लिए, यानी बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियों के लिए रहने का स्थान था। इस जगह के बारे में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो थे वो वर्षाकालीन समय में यहीं पे निवास करते थे। ये जो आप छोटे छोटे संरचना देख रहे हैं, ये बौद्ध स्तूप के नीचे बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के लिए बना था, साथ में पूजा स्थल भी था। अब यहाँ पे आपको कलाकारी देखने को मिलेगा, अलग अलग डिजाइन के पिलर मिलेंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग संरचनाएं मिलेगी। कलाकारी भी वो भी बहुत खास है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाइए, इस कलाकृति को दिखाइए, साथ में देखिए यहाँ पे जो पत्थर हैं उस पे भी कुछ न कुछ डिजाइन बना हुआ है। यही अशोक स्तंभ है। आप देखिए ऊपर शेर बैठा हुआ है और इसमें भी कलाकृति है। इस पे बहुत सारे चीज़ लिखे भी गए हैं, बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है जिसको हम यहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं स्वस्तिक आकार का मिलता है संरचना, कहीं कूटागार मिलता है जो कि बौद्ध भिक्षुनियों के रहने के स्थान था। यहाँ पे अब वर्तमान समय में जो सरकार ध्यान दे रही है, वैसे ही शौच की भी व्यवस्था वाले शौचालय भी मिले थे यहाँ पे। तो ये जो अलग अलग जगह है आप देख रहे हैं, इसको बस इतना ही समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध का रहने का स्थान था और यही वो बौद्ध स्तूप है। और सम्राट अशोक संभवतः बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही इस अशोक स्तंभ का निर्माण किए होंगे। यहाँ पे डिजाइन भी बना हुआ है, एक बार पिलर के तरफ दिखाइए और उस डिजाइन को दिखाइए। बगल में एक स्नानागार भी है जो पक्का बना हुआ था, वो बौद्ध कालीन ही है। तो ऐसे ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो पटना से लगभग 70 किलोमीटर पड़ेगा, आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं। और बिहार या भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं और यहाँ के समृद्धि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इस जगह पे आना चाहिए और आकर देखना चाहिए। देखिए वैशाली में अगर आप म्यूजियम में जाइएगा तो वहाँ पे जितने भी अवशेष देखिएगा लगभग यहीं से गए हैं। यहीं पे कूटागार शाला था। कूटागार शाला के बारे में उल्लेख है कि वैशाली में वर्षावास व्यतीत करने के क्रम में भगवान बुद्ध प्रवास किया करते थे। उत्खनन द्वारा अनावृत इस संरचना में निर्माण के 3 चरण दिखलाई पड़ते हैं। मूल रूप से यह शुंग एवं कुषाण काल में निर्मित एक छोटा सा चैत्य गृह था। द्वितीय चरण में गुप्त कालीन है, जिसमें इसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया गया। अंततः गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त काल के बाद के कालों में, अनेकों दीवारों में विभाजित करके इसको एक संघाराम के रूप में परिणत कर दिया गया। यानी कि ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध वर्षा के समय में निवास करते थे। तो बहुत सारी चीज़ मिली है यहाँ पे जो कि उत्खनन में मिली हुई है। उधर स्वास्तिक विहार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए आपको उधर भी ले चलते हैं। यहाँ पे मनौती स्तूप है जो कि पूर्व में होगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कारण कि यहाँ पे एक ही स्तूप हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो आप सामने एक बार दिखा दीजिए। और आइए इधर और देखते हैं। यहाँ पे अपने घास काटई बारी कि साफ करई बारी?
तो आपको अगर वैशाली आने का मौका नहीं मिलता है, बिहार के बारे में जानने का मौका नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को देखिए। और इसमें और सारे वैशाली से जुड़े हुए वीडियो हैं जो बिहार के इतिहास को दिखाते हैं। और यहाँ पे एक शिलापट भी लगा हुआ है, देखते हैं शिलापट पे क्या लिखा है। तो स्वस्तिकार बिहार के बारे में यहाँ पे उल्लेख है। स्वस्तिक के समान आधार विन्यास वाले इस बिहार में 12 कक्ष हैं। यानी जो आप इसका निर्माण देख सकते हैं इस पूरे संरचना को, तो इस पूरे संरचना में जो है वो स्वस्तिक के आकार का ये 12 कक्ष हैं यहाँ पे, यानी स्वस्तिक के आकार में बनाया गया था ये जो ढांचा है। तो ये खुला प्रांगण है जिसके चारों ओर बरामदे से जुड़े 3-3 कक्ष हैं। पूर्वाभिमुख प्रवेश द्वार वाले इस बिहार की दक्षिणी भुजा से जुड़ा एक शौचालय का भी प्रावधान था। गुप्त काल में निर्मित यह बिहार संभवतः भिक्षुनियों के लिए बना था। यानी बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध औरतों को प्रवेश दिए, उन्हें बौद्ध भिक्षुनी बनने की अनुमति दिए, तो उसके उपरांत की बात है। हालांकि पहले बौद्ध धर्म में भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, भिक्षुनियों को अनुमति बाद में मिला। इस क्षेत्र का विकास किया गया वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो अभी विकास के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पे अवशेष भी मिले हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन वैशाली में ये जो कोल्हुआ का स्थान है जहाँ पे खनन हुआ था और बहुत सारे अवशेष मिले थे, बुद्धकालीन अवशेष मिले थे, गुप्तकालीन अवशेष मिले थे, कुषाण कालीन भी अवशेष मिले थे। तो उस सब को लेकर यहाँ पे जो संरक्षण किया गया है वो बिहार सरकार के तरफ से बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। लेकिन जैसे और सारे पुरातन स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे अभी ज़रूरत है, तो आप इस परिसर को देख सकते हैं कि कितने सुंदरता से इसको रखा गया है। लेकिन जैसे ही आप जाइएगा बिहार के छपरा के चिरांद में, तो वहाँ पे जब देखिएगा मौर्य ध्वज का किला, यानी कि नवपाषाण कालीन युग के अवशेष जहाँ पे मिले थे, उसकी बदहाली देखिएगा तो आप नीतीश कुमार को बिना कोसे हुए, बिना उनकी कमियां निकाले आप नहीं छोड़िएगा। लेकिन जैसे ही वैशाली के तरफ आइएगा, नालंदा के तरफ जाइएगा, तो इधर के तरफ जो ऐतिहासिक संरक्षण किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बुद्धकालीन के पहले, यानी जो नवपाषाण कालीन है, यानी पूरे भारत में दूसरा स्थान है बुर्ज होम के बाद चिरांद में, जो छपरा में है, उसका विशेष करके संरक्षण होना चाहिए और ऐसा ही वहाँ पे भी बनना चाहिए। यहाँ पे अगर आप वैशाली के म्यूजियम में जाइएगा तो यहाँ के अवशेष ही ज़्यादातर मिलेंगे और कुछ मिलेंगे राजा विशाल के गढ़ के अवशेष।